हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग करेंगे 5वां चैप्टर धारा वैद्युतिकी। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात बच्चों, आप जब भी कोई भी चैप्टर का वीडियो अटेंड करने बैठते हो तो आपके पास में PDF नोट्स होने चाहिए जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इन PDF नोट्स का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को टैप करो और वो लिंक ले जाएगा आपको मेरे PDF नोट्स तक। PDF नोट्स को डाउनलोड करो, उनको अपने लैपटॉप पे ले लो, चाहे तो अपने मोबाइल पे ले लो। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आप उनको कॉपी में नोट करो। यदि ये भी नहीं हो पाए तो उनको फ़ोटोकॉपी करा लो। दूसरी बात इम्पोर्टेंट कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वीडियो आपके सामने नोट्स खुले हुए हैं बच्चों। मैं नोट्स के जो सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स हैं उनके अनुसार लेता चला जाऊंगा। देखो, धारा शब्द का मतलब है प्रवाह और विद्युत शब्द का मतलब है आवेश। आवेश के प्रवाह को अपन लोग धारा विद्युतिकी कहते हैं, ठीक है ना। धारा की एक निश्चित दिशा में बहने को प्रवाह को बोलते हैं। और बात करें कि उस प्रवाह में कौन आवेश है जो चलता है, उस आवेश का मुक्त होना जरूरी है। जो भी कुछ बह रहा है उसका मुक्त होना जरूरी है। मुक्त आवेश के उदाहरण आप लोग नोट्स में सारणी में दिख रहा है आपको। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्रवित जो लवण हैं, क्षार हैं, अम्ल हैं, इनमें जो मुक्त आवेश है वो आयन होते हैं। इन आयनों को धन आयन, ऋण आयन, एनायन, कैटायन वगैरह बोलते हैं। जब द्रव अवस्था में कोई लवण है, जैसे पानी में आपने नमक मिला लिया NaCl, तो Na+ और Cl- के जो आयन हैं वो पानी में मुक्त अवस्था में इधर उधर तैरते रहेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक खास दिशा में वो चलने लगेंगे। धातु में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में बहने लगते हैं, जिसको अपवहन बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्धचालकों में ये मुक्त आवेश जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होंगे। होल क्या होते हैं ये तो 16वां चैप्टर है अर्धचालक का, उसी में जाने में पता पड़ेगा। और ऐसे करके और आगे बढ़ते हैं अपन लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्यों केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, आयनों की या होल या इनकी बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 99% धारा प्रवाह धातुओं में ही होगा। और धातुओं में भी सबसे ज़्यादा काम में आने वाली धातु धारा प्रवाह के लिए कॉपर है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। धातुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन अपने बिजली की जो वायरिंग है उसमें ये तार केवल कॉपर के या एल्यूमिनियम के होते हैं, लोहे तक के भी नहीं होते, ठीक है ना। ओके, तो धातुओं के अंदर जो मुक्त आवेश है, जो मुक्त अवस्था में आवेश है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक बार मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात अपन लोग सुन लो, पिछले चैप्टर्स में भी मैं बता चुका, ठीक है। देखो, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर का टुकड़ा है। ये परमाणु है, कॉपर के परमाणु। कॉपर के परमाणु के अंदर जाकर के देखें तो 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 29। ये 29 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अलग अलग कक्षाओं के अंदर बटे हुए होते हैं, ठीक है ना, जिनको आप कोश भी बोल सकते हो। उन समूहों को अलग अलग कक्षाओं में होते हैं। सबसे निचली कक्षा में, सबसे आंतरिक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर 8, उसकी बाहर वाली में 18 और सबसे बाह्यतम कक्षा में 1। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, सबसे कम इस पर आकर्षण बल है, तो ये परमाणु को छोड़ के चला जाएगा। सबसे कम आकर्षित है, ये परमाणु को छोड़ के चला जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। क्या दर्शाया मैंने? ये डॉट 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 मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि परमाणु से अलग हो चुके इलेक्ट्रॉन है।
ये बड़े बड़े सर्कल हैं, बड़े बड़े वृत्त हैं, ये तो हैं कॉपर के परमाणु, और इनसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। और कॉपर के पास में अब पीछे 28 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब आप ये सोचोगे, कहोगे कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त क्यों हुआ? उसके दो कारण हैं। एक तो उस पर पकड़ कमज़ोर थी नाभिक की उस पर इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमज़ोर थी, और दूसरा कारण है कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन खुद ऊर्जावान था, तो उस पकड़ को, उस कमज़ोर पकड़ को भी तोड़ पाया, क्योंकि वो इतना सक्षम हो गया था, इतना ऊर्जावान हो गया था। इलेक्ट्रॉन के पास में ऊर्जा आई काहे कि तापीय ऊर्जा, तापमान वाली ऊर्जा, किसी भी कण के पास में जो तापमान की जो ऊर्जा है, ठीक है, जिसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं, उस ऊर्जा पा करके और वो जब चलने लग जाता है, उसके उस वेग को आप बोलते हो 3kT/m/√। ये तापीय चाल का सूत्र है, ठीक है ना। ये किसी भी मुक्त कण के तापीय वेग का वर्ग माध्य मूल मान है, जो अपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत में। तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर ये सूत्र कैसे काम में ले सकते हो, वो तो गैसों के लिए था, गैस कणों के लिए था, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए आप यूज़ कर रहे हो इनको। गैसों के अणु परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समान व्यवहार करते हैं, मुक्त होते हैं, बंधे हुए नहीं होते हैं, ठीक है ना। मच्छर और मक्खी की तरह से यूं गति करते रहते हैं अंतराकाश में, स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो ये जो चाल है, ये इस चाल का कारण कौन है? सूत्र के अंदर पता पड़ रहा है, तापमान है, ठीक है। इसके आप वैल्यूज़, बोल्ट्जमान नियतांक और तापमान और द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनके मान रख करके आपको कुछ अनुमान होगा कि ये बहुत ज़्यादा होता है। चलो जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ तो अपने को पता पड़ रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से ही बाहर आए हुए होते हैं, और वो फिर क्या कर रहे होते हैं, सब इधर उधर गति कर रहे होते हैं। इस इधर उधर को शुद्ध हिंदी में यादृच्छिक भी बोलते हैं, इधर उधर गति कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी रुकते नहीं, लगातार गति करते रहते हैं इस चाल से, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनकी संख्या कितनी होती है उसके बारे में जाए। अपने को संख्या से ज़्यादा इंटरेस्ट है संख्या के घनत्व में, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व है। इसका सूत्र क्या होगा? किसी भी घनत्व का सूत्र होता है बटा में आयतन, संख्या बटा आयतन, और आयतन को आप लिखते हो द्रव्यमान बटा घनत्व, ठीक है ना। इसको सही करें तो ये आ गया सूत्र। अब मैं इस सूत्र को काम में ले रहा हूँ 1 मोल मात्रा के लिए, और पदार्थ कौन सा चुनाव किया मैंने? चूज़ किया कॉपर। तो जब आप कॉपर की बात कर रहे हो तो घनत्व हो गया उसका 9000 किलोग्राम/मीटर क्यूब। और 1 मोल मात्रा की बात कर रहे हैं तो 1 मोल मात्रा में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या के बराबर। लेकिन ये तो परमाणु की संख्या है, आप तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जांचने जा रहे हो। परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अभी आपने देख लिया, एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, जितने परमाणु उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। धातुओं में होती है ये बात, ठीक है। अर्धचालकों में थोड़ी कम होती है, और भी कम होती है, और कुछ चालकों में ये अनुपात और भी कम होता है। धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का और परमाणु का अनुपात बराबर 1:1 होता है। बराबर संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक परमाणु से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए जितने परमाणु उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, तो 1 मोल के लिए n का मान कितना आएगा? 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23। आप सोचोगे कि इतना 6.023 होता है, आपने सही से क्यों नहीं लिख रहे हो? मेरे को एक अनुमान लगाना है, वही काफ़ी है। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इनको ज्ञात किया तो लगभग 10⁻29 आता है।
ये बात आपको इसको देख करके और पता पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा है। अन्य पदार्थों से इसकी तुलना करो, सिलिकॉन जर्मेनियम में ये संख्या 10 की घात 19 ही होती है अर्धचालकों में, और प्लास्टिक, पीवीसी, कांच, रबर के अंदर ये संख्या 10 की घात 10 से भी कम होती है और भी कम होती है। सर्वाधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व सर्वाधिक होता है धातुओं में, और धातुओं में भी नंबर 1 पे है सिल्वर, चांदी, और नंबर 2 पे है कॉपर, ठीक है ना, यानी कि तांबा, नंबर 3 पर एल्यूमिनियम, ऐसे करके। और धातुओं में इसका मान सर्वाधिक होता है, लगभग 10 की घात 29 होता है सबका, कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम। तो अपन लोग जो है ये यहाँ से लेके चल रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या घनत्व है वो अपने को सबसे ज़्यादा है, इसलिए अपन लोग धातुओं की बात करते हैं। इसलिए अपन लोग धातुओं को ही क्यों चुनते हो आप धारा प्रवाह के लिए? क्योंकि उनके पास में धारा में बहने वाली चीज़ें जो हैं वो कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए अपन ने इसकी चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बच्चों कुछ परिभाषाएं हैं जो फॉर्मेलिटी है, जो एक तो धारा का सूत्र होता है बच्चों आवेश बटा समय, ठीक है। और मैंने 11th में भी कभी आपको बताया था, ठीक है, और दोबारा बता देता हूँ। कभी भी ऐसा कोई सूत्र हो जिसके अंदर सूत्र इस प्रकार का हो, समथिंग बटा समय, बटा के ऊपर कुछ भी आ रहा हो, भले बटा के नीचे समथिंग बटा समय, वो 2 प्रकार का हुआ करता है। क्या क्या? औसत और तात्क्षणिक। औसत धारा, तात्क्षणिक धारा, ये क्या चीज़ है? सूत्र तो वही है, आवेश बटा समय, बस ये कहेंगे कुल आवेश कुल समय, एक लंबे समय अंतराल में प्रवाहित कुल आवेश और बटा लंबा समय अंतराल, ठीक है ना, ये कहलाता है औसत, एवीजी। एवीजी का मतलब एवरेज। और एक होता है तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक धारा, किसी क्षण पर धारा का मान, ठीक है। और इसका सूत्र वही आवेश बटा समय है, लेकिन ये अत्यंत छोटे, एक बहुत छोटा अंतराल है समय का। एक क्षण का समय अंतराल कितना होता है? बहुत छोटा होता है। इसलिए ये दोनों ही संख्याएं बहुत छोटी हैं। इतना ज़रूर याद रखो कि वास्तव में यहाँ पे आवेश में समय का भाग लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आवेश में समय का भाग नहीं लगा रहे, ये कुछ और है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनका मान ही नहीं तय नहीं है इनका मान। ये क्या है फिर? ये अवकलन है बच्चों, ठीक है। और 11th क्लास से अपन लोग थोड़े थोड़े अवकलन पढ़ते आते हैं, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये डर नहीं लगेगा। ये आवेश का अवकलन है समय के सापेक्ष। अवकलन के सूत्रों से ये काम होगा। यहाँ पे तो सच में अपन लोग आवेश में समय का भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग नहीं लगाना है, अवकलन करना होता है। अवकलन में भी अंदर प्रक्रिया के अंदर भाग लगता तो है, लेकिन आपको वास्तव में भाग नहीं लगाना, अवकलन करना है। तात्क्षणिक धारा अवकलन से आती है, औसत धारा सच में भाग लगाने से आती है। ओके, धारा के बाद में इसका मात्रक वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है। धारा का मात्रक है आवेश कूलाम बटा सेकंड, और जिसको आप एम्पियर भी बोल सकते हो। ये एमके से एसआई मात्रक है। किसी भी मात्रक में आप सीजीएस का मात्रक ढूंढने चलो तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे एक अक्षर शब्द लगा दो, स्टैट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी थी अपन ने। एम्पियर का एम्पियर है एमकेएस मात्रक में, और स्टैट एम्पियर है सीजीएस पद्धति में। नेक्स्ट टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व ये भी फॉर्मेलिटी है, अभी काफ़ी लेट काम आएगा ये, जब काम आएगा। अभी तो इसको पढ़ करके अपन लोग साइड में रख देते हैं। धारा का घनत्व सूत्र है बच्चों धारा बटा। जब मैंने हमेशा आपको कहा कि किसी भी चीज़ का घनत्व का मतलब है समथिंग बटा आयतन, लेकिन हमेशा नहीं। वो चीज़ आयतन में भरी हुई है तो आयतन का भाग लगाओगे, और यदि वो किसी क्षेत्रफल में फैली हुई है, किसी क्षेत्रफल से गुजर के जा रही है,
तो आप क्षेत्रफल का भाग लगाओगे, धारा किसी सतह से गुजर के जाने वाली चीज़ है, धारा किसी सतह में से गुजर के जाने वाली चीज़ हुआ करती है। धारा है, फ्लक्स है। जब फ्लक्स का या धारा का घनत्व की बात करोगे आप बटा में नीचे क्षेत्रफल लगाओगे। धारा घनत्व का सूत्र हुआ धारा बटा क्षेत्रफल, मात्रक हो गया एम्पीयर बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे I/A। ठीक है, और एक बार इसको देखें चित्र को, ये एक कॉपर का तार है, चालक है, इसके अंदर ये क्या है, ये इसका क्या बोलते हैं इसको, काट क्षेत्रफल। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि आपने इसको तार को ऐसे लंबाई के लंबवत काटा है, इसको ऐसे करके। ठीक है, अब इसका जो कटे हुए हिस्से का क्षेत्रफल, कटे हुए क्षेत्र का आकार कैसा है, वृत्ताकार है। किसी भी बेलन को भी काटते हैं तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काट क्षेत्र है, काटने वाला जो तल है वो लंबवत हो लंबाई के, वो टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, आप सलाद भी काटते हो तो मूली को टेढ़ा भी तो काट सकते हो, है ना, जो डिज़ाइन अच्छी लगती है, वो वाली बात है। जिस सतह में से होकर के और धारा गुजर के जा रही है, ये लाल वाले तीर किसके हैं, धारा को दर्शा रहे हैं। तो धारा जो गुजर के जा रही है वो जरूरी नहीं है कि सतह के पृष्ठ के लंबवत हो। ठीक है ना। अभी इस सतह के लंबवत एक सदिश बनाया मैंने जो इसके क्षेत्रफल का सदिश है। ठीक है ना, इधर होता तो क्षेत्रफल का सदिश ये होता, तो यूं करके धारा की दिशा जा रही है, ये धारा की दिशा है। तो जब ये जिस सतह से होके गुजर के जा रही है, यदि वो टेढ़ी हो तो फिर सूत्र जो है बदल जाएगा। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल लेने के बजाय क्षेत्रफल का कॉस घटक आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। थीटा क्या है, धारा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच में कोण है। एक्चुअली ये भी सदिश राशि है, जो जे है वो भी सदिश राशि है। ठीक है, इसका वज्र गुणा करेंगे, I बराबर JA कॉस थीटा आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको पता पड़ रहा है कि J एक सदिश राशि है। ठीक है, और ये असल में J की ही दिशा है। ठीक है, ये बात है। धारा सदिश राशि नहीं है, फिर भी अपन लोग क्या करते हैं, धारा इधर बह रही है, धारा की दिशा, धारा की दो ही दिशा होती है, एक तार में धारा की दो ही दिशा होती है, या तो ये या वो। धारा की दिशा की बात करते हैं, लेकिन ये वैसा सदिश नहीं है जैसा कि वेग, त्वरण, बल आदि सदिश हैं। ठीक है ना। तो ये बात है। थीटा क्या है, सदिश J और A के बीच में कोण। और सदिश J की दिशा किधर होती है, ये तो आपको काफ़ी देर बाद पता पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है सतह के लंबवत। इसमें उदाहरण में थीटा का मान 0 है। यहाँ पर J की दिशा भी इधर है और A की दिशा भी इधर है। ठीक है ना। यहाँ पर थीटा का मान 0 है और यहाँ पर थीटा का मान कुछ भी है, अन्य है, 40, 50, 60 डिग्री है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपवहन वेग, यानी कि जब धारा चलती है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने का वेग। ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र में संबंध, अपवहन वेग क्या है उसको समझते हैं, तो अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इनका मतलब भी समझ में आता जाएगा और इनके बीच में संबंध भी समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। पहले तो मान लो एक कॉपर का टुकड़ा है बच्चों। ठीक है ना। एक कॉपर का तार है लंबा, उसका छोटे सा टुकड़े की बात कर रहे हैं। इतना मोटा ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैंने बड़ा करके दिखा रखा है। इसके अंदर परमाणु, इलेक्ट्रॉन वगैरह दर्शाऊंगा मैं। इसके अंदर मैं परमाणु को दर्शा नहीं रहा, केवल इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा हूँ। ठीक है।
जगह साफ सुथरी रहे, साफ सुथरी जगह दिखाने के लिए मैं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहा हूँ। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है कैसे चल रहे होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होते हैं। पहली बात तो चल क्यों रहे होते हो, क्योंकि इनके पास में तापीय गति होती है, तापीय ऊर्जा होती है, तापमान से प्राप्त ऊर्जा होती है इनके पास, ठीक है। ये अपना रास्ता क्यों बदल रहे हैं, परमाणु से टक्कर खा रहे हैं, इधर से आया और परमाणु से टकराया और फिर रास्ता बदल गया, ऐसा करके। और ये परमाणु के बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर ये परमाणु से टकराते हुए यादृच्छिक यानी कि अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ मच्छरों की तरह से। एक मच्छरों का झुंड है, उसके कल्पना करें कि मच्छरों के झुंड की तरह से ये इधर उधर गति करते रहते हैं। इनके वेगों का योग करें, कैसा योग, सदिश योग, तो जीरो आएगा, क्योंकि कोई न कोई इलेक्ट्रॉन किसी न किसी के साथ विपरीत दिशा में है, आपस में ये कैंसिल हो गए, निरस्त हो गए और टोटल जीरो है, ठीक है। ये बड़ी बात है, ध्यान रखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार यूं 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 मैं हाथ चला रहा हूँ ऐसे ऐसे गति करते रहते हैं, ठीक है ना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मच्छरों के झुंड को आप कल्पना कर लें। जब इस कॉपर के टुकड़े को सेल के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, जब कॉपर के टुकड़े को सेल के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि ये कॉपर का तार है, चालक तार है, ये भी उसी तार का एक हिस्सा है। ये नहीं सोचना ये मोटा है और ये पतला है, इसको बड़ा करके दिखा दिया कि इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनों को झुंड दिखाऊंगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है बजाय चारों तरफ दिशा में चलने के, अब वो ऐसे करके और आगे बढ़ेंगे सेल जोड़ने पर। उन्होंने इधर उधर गति करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब एक का खास बात हो गई कि वो अब आगे बढ़ने लग गए, ठीक है। इन दोनों के अंदर एक बड़ा फर्क है, ये सेल लगाए बगैर, ये सेल लगाने के बाद, ठीक है। ये मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार मेरे हाथ में जो नाखून है उनको इलेक्ट्रॉन मान लो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 नाखून है केवल, बाकी हाथ और उंगलियों पे ध्यान ही मत दो। ये जो नाखून है ये कैसे गति कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेकिन क्या ये इस तरफ या उस तरफ कहीं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, रुके हुए भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ रहे, ठीक है ना। ये इस प्रकार की गति कर रहे हैं ऊपर वाले चित्र में। इस वाली जो गति है आवेश की, जो ये गति है, इसको आप धारा नहीं बोलोगे, क्योंकि एक खास दिशा में ये आगे नहीं बढ़ रहे। जब आवेश एक खास दिशा में आगे बढ़े उसको बोलेंगे धारा, यानी कि प्रवाह है। ये धारा नहीं है, ठीक है। यहाँ तो उनका योग, वेगों का योग ही जीरो हो रहा है, इसलिए धारा नहीं है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं, मेरे नाखूनों को देखो, ठीक है, ऐसे करते हुए एक खास दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये वाली गति नहीं छोड़ी। ये वाली गति किस वजह से है, तापमान की वजह से। ये जो इनकी गति है ये यादृच्छिक गति है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ये तापमान के कारण है। और अब आगे भी बढ़ रहे हैं, ये ऐसी गति करते करते आगे भी बढ़ रहे हैं। देखो स्क्रीन के इस किनारे से इस किनारे तक मेरा हाथ जा रहा है और नाखून आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगे बढ़ रहे हैं। ये आगे बढ़ने वाली गति है, ये सेल के कारण है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ करते 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 और आगे बढ़ गए, और ये फिर परिपथ में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। इस आगे बढ़ने वाली गति को बोलते हैं अपवहन गति, उसके वेग को बोलते हैं अपवहन वेग। अपवहन गति कब प्राप्त हुई उनको, सेल लगाने के पश्चात। सेल लगाने से क्या हुआ, एक बार एक यहाँ पे एक सीरीज़ लिख रहा हूँ मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उसका कनेक्शन भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए
सेल लगाने से क्या हुआ? विभवांतर पैदा हुआ। सेल का मुख्य काम क्या है? विभवांतर धारी होता है सेल, विभवांतर उत्पन्न करना होता है। सेल के पास विभवांतर कहाँ से आया? सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। उसकी रासायनिक अभिक्रिया से एक इलेक्ट्रोड पर धनावेश इकट्ठा हो जाता है, वो धनाग्र कहलाता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाता है, ऋणाग्र कहलाता है। सेल के जब गहराई में जाएंगे तब सेल वाले टॉपिक को देखो, वीडियो देखो, ठीक है, सेल वाले टॉपिक को निकाल के पढ़ो। बस ये ज़रूर है कि सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश पैदा हो जाता है। इस आवेश के कारण जो विभवांतर होता है उसको की बात कर रहे हैं। उस विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल। फिलहाल तो अपन लोग विभवांतर बोल रहे हैं। सेल का विभवांतर, सेल का काम क्या है? विभवांतर पैदा करना। और ये सूत्र आपको क्या बता रहा है? जो आपने विभव वाले चैप्टर में पढ़ा। कौन से टॉपिक में? तीव्रता तथा विभव में संबंध। उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि विभवांतर उत्पन्न होना या तीव्रता पैदा होना एक ही बात है। जिस स्थान पर विभवांतर है, इस चालक के इन दोनों सिरों पर विभवांतर है का मतलब है जिस जगह मैं हाथ फेर रहा हूँ उन दोनों बिंदुओं के बीच में विद्युत क्षेत्र भी है। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होना या उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थान में विद्युत क्षेत्र होना एक ही बात है, ठीक है ना। विभवांतर होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो विभवांतर होगा, ठीक है ना। इन दोनों में बल और त्वरण जैसा रिश्ता है। बल है तो त्वरण है, त्वरण है तो बल है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र है तो क्या है? ये सूत्र बता रहा है कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र है, इस स्थान पर एक आवेश भी है। वो कौन आवेश है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपका इस पूरी प्रक्रिया का एक टारगेट चीज़ कौन है जिसको आपको चलवाना है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए जो कि अपन ने चैप्टर में इसमें दी भी है, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा होते हैं, पूरे इस चैप्टर का सबसे बड़ा कार्यकर्ता ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। खैर, ये क्यू कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और ये वो विद्युत क्षेत्र है जो यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि सेल ने पैदा किया। ये मैंने सीरीज इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता पड़ जाए कि किससे क्या पैदा हुआ, किससे क्या पैदा हुआ, इससे वो, इससे वो, इससे वो, इससे वो पैदा हुआ। तो ये सूत्र ये बता रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है, बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा तो वो चलेंगे। और ये सूत्र बता रहा है कि बल होगा तो त्वरण होगा, और यदि त्वरण होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का वेग u से बढ़ करके v हो जाएगा। यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के वेग को मैं बोल रहा हूँ u, और अब इस स्थिति में वो वेग बढ़ करके और v हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सूत्र आपने खूब आराम से सुने हैं पिछले चैप्टरों में, ये तो 11वीं में सुन लिए थे, ठीक है। इन दोनों स्थितियों को मैं नाम दे रहा हूँ सेल जोड़ने के पहले, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, और ये है विद्युत क्षेत्र लगाने पर। सच बात तो है कि विद्युत क्षेत्र लगाने का मतलब सेल लगाने पर, सेल जोड़ने पर, सेल जोड़ने पर विभवांतर पैदा हुआ, उससे विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, ठीक है। तो सेल जोड़ने पर कह दो, चाहे विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर कह दो, एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर जो इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति चालू हुई एक खास दिशा में, उस गति को अपवहन गति कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन लोग। तो इस चित्र से तो एक बड़ी बात अपने को ध्यान में आई है, वो ये है कि इनका इस समय इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तापमान के कारण, और कोई तो कारण है ही नहीं इलेक्ट्रॉनों के चलने का। तापमान है और तापमान हमेशा ऑन रहता है, ठीक है, तापमान हमेशा रहता है। तापमान के कारण इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन उनका वेगों का योग 0 है। अब अपन लोग
विभिन्न एक इलेक्ट्रॉन की गति का ये जो चित्र बनाया है मैंने, उसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यूँ आया, ऐसे गया, ऐसे गया, यूँ गया, ऐसे गया, और ये हर बार अपनी दिशा क्यों बदल रहा है? परमाणु से। ये क्या है बच्चों? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु है। और ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो इस पथ पे चला जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से गया और टक्कर खाता हुआ अनियमित दिशा में गति करता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन की दिशा बार बार बदल रही है। माना यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग u और यहां पर v है। ध्यान से देखें, किसी टक्कर के पश्चात अगली यात्रा के शुरुआत में, ये जो यात्रा है, दो लगातार टक्करों के बीच की यात्रा की बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन अपने पूरे धारा के प्रवाह में बहुत सारी टक्करें खाता आगे चल रहा है, किन्हीं दो लगातार टक्करों के बीच की उसकी यात्रा की बात कर रहे हैं। माना कि यात्रा का प्रारंभ उसने किया u वेग से, और चलते चलते उसका वेग बढ़ करके हो गया v। ये सूत्र ये बता रहा है कि किसी चीज़ का प्रारंभिक वेग u है और बढ़ करके वेग हो जाता है v जब त्वरण लगता है। तो यहाँ से टक्कर से लेके टक्कर तक, इस टक्कर से लेके अगली टक्कर तक का समय अंतराल, जिसको विश्रांति काल कहते हैं, माना है t। ठीक है। तो अब जगह बनाने के लिए अपने को इनको हटाना पड़ेगा। तो क्या? तो ये जो वेग है v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का v2, v3, इनका जो औसत है, इनको आप कहेंगे औसत अपवन वेग, या केवल अपवन वेग भी चलेगा। पहली बात तो ये v क्या है? ये वह वेग है जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुआ सेल जोड़ने के कारण। तो इसको, इस v को आप बोलते हो अपवन वेग। सेल जोड़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुआ वेग। इनका कई इलेक्ट्रॉनों का औसत लेंगे तो वो कहलाएगा औसत अपवन वेग, या केवल अपवन वेग बोलेंगे तो भी चलेगा। ये सदिश का जो तीर का चिन्ह है, इसको कायम रखें। v का वैल्यू रखेंगे अपन लोग u प्लस 80। इसके अंदर आप u, a और t में 1, 2, 3 किसके लगाना चाहोगे? त्वरण के क्यों नहीं मैंने 1, 2, 3 लगाए, या बाकियों के क्यों लगा दिए? त्वरण का सूत्र देखिए। बच्चों, त्वरण का सूत्र के अंदर Q का मान क्या रखा अपन ने? -e। इलेक्ट्रॉन के आवेश को -e से व्यक्त करते हैं, ऋणावेश होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का ये जो भी कुछ आ रहा है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, सभी इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान समान होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों को समान विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण समान है। इसलिए अपन ने a पर 1, 2, 3 नहीं लगाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के अपने अपने वेग और कई टक्करों के अंदर अलग अलग लिया गया समय होता है, वो अलग अलग होता है, इसलिए 1, 2, 3 वहाँ लगाए। यहाँ भी अपन लोग तीर का साथ नहीं छोड़े। उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन करें, u1 प्लस u2 प्लस un, और बाकी ब्रैकेटों में से त्वरण कॉमन आ रहा है, T1 प्लस T2 प्लस Tn। और अभी अभी मैंने बताया, जो अभी दो चित्र बनाए थे, उसमें ऊपर वाला कौन सा? सेल जोड़ने के पूर्व वेग, जिनको मैं बोल रहा हूँ तापीय वेग, उनका योग 0 होता है।
ठीक है। तो इनका योग तो हो गया 0, यहीं पे ठीक कर देते हैं इसको, है ना। तुम लोग मत करना ऐसे एग्ज़ाम में मिटा के 0, नहीं तो आपका एग्ज़ाम में भी नंबर आ जाएगा 0। ओके, और ये जो मैंने लिखा इतना विश्रांति कालों का औसत, इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग? टाउ। आपकी इच्छा हो तो इसको टी बोलो, टी फॉर टाइम है, ये भी टाइम ही है, इसको कहीं बलागुण मत समझ लेना। फाइनल सूत्र आ गया VD बराबर A टाउ, ठीक है। D फॉर ड्रिफ्ट यानी अपवहन। ओके, अपने पास एक सूत्र आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरा इस सूत्र के साथ कुछ अपन लोग खेल कर लेते हैं। इस बात को सुनो बच्चों, V बराबर U प्लस AT। आपको लगता है ये तो 9th में अपन ने पढ़ लिया था, ये तो 11th में खूब पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हो वैसा आसान नहीं है। U प्रारंभिक वेग है नहीं, अजीब लगेगा आपको कि U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, नहीं। मैं इसको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि अरे एक ही तो बात है, घुमा फिरा के बोल दी। ये वो वेग है जो त्वरण लगाने से पहले था, यानी कि प्रारंभिक वेग। आपको की बात तो एक ही, लेकिन कहने का फर्क है। बच्चों, त्वरण कब पैदा हुआ? बल लगाने से। बल कब पैदा हुआ? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने से। और विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ विभवांतर से, यानी कि सेल से। मतलब ये वो वेग है जो सेल लगाने से पहले से था। कौन सा वेग था इलेक्ट्रॉनों के पास में सेल लगाने से पहले? तापीय वेग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ U कौन है? ये तापीय वेग है। और दूसरा वाला कौन है? ये वेग का वो हिस्सा है जो त्वरण से उत्पन्न हुआ है। इसमें त्वरण आ रहा है, त्वरण से उत्पन्न हुआ, और त्वरण उत्पन्न हुआ सेल से। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धारा प्रवाह में आगे चलता है, बढ़ता है, तो उसके पास में दो गतियाँ होती हैं, एक ताप के कारण और एक सेल के द्वारा दी गई। ठीक है, दो गतियों के साथ वो चलता है। दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। आगे बढ़ें, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। VD बराबर A टाउ। ए का सूत्र क्या रखा? सदिश लगा दो, सदिश लगाओगे तो अच्छा रहेगा। E अपॉन M टाउ, E टाउ अपॉन M। इसको ऐसे रीसेट कर लिया। उसके बाद क्या, ये चाहो तो आप इसको हटा दो। लगाए क्यों थे? सदिश को दर्शाने के लिए। तब तो माइनस का चिन्ह बता रहा था कि अपवन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की चलने की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, क्यों? आप देख लो माइनस क्यों आया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है इसलिए आया था। मतलब यदि धनावेश होता तो वो समान दिशा में चलता, धनावेश होता तो यहाँ प्लस का निशान होता, तब विद्युत क्षेत्र जो है कि दिशा में चलते यदि धनावेश होता तो। ओके, तो अपन ने तो केवल अदिश की बात कर रहे हैं, परिमाण के बारे में बात करते हैं, इसलिए अपन ने तीर और चिन्ह हटा दिए। ये जो ब्रैकेट है बच्चों, इसको मैं बोलता हूँ एक नई बात, और म्यू। इस अक्षर का नाम म्यू है और भौतिक राशि का नाम है गतिशीलता। ठीक है, ये है गतिशीलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। गतिशीलता का सूत्र यहाँ से क्या आ रहा है? वज्रगुणा में ले जाओ, VD बटा E। गतिशीलता आपने किसको बोला? E टाउ अपॉन M को आपने गतिशीलता बोल दिया। ये गतिशीलता के दो सूत्र हैं आपके पास। नीचे वाले सूत्र को आप काम में ले रहे हो मात्रक बनाने के लिए। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक बन गया।
इसको परिभाषा भी दे देते हैं इससे, गतिशीलता को। ठीक है, गतिशीलता का एक सूत्र उठाया अपन ने, इसकी परिभाषा दी। और एक चीज़ याद रखो कि कई सारे सूत्र इस प्रकार के होते हैं, समथिंग बराबर समथिंग बटा समथिंग। आपके उसके अंदर परिभाषित करने का एक तरीका हुआ करता है। क्या बोलते हैं कि यदि E बराबर 1 तो म्यू बराबर VD। इस बात को आप शब्दों में कन्वर्ट कर दो और एक बार आदत डाल लो, एक बार इसकी ट्रिक आपको आ जाए तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो आपको दिक्कत रटने नहीं पड़ेंगी। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए ये 2-3 शब्दों से। आप इसको ऐसे बोलेंगे, किसी आवेशवाहक की, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसी आवेशवाहक की गतिशीलता, आपको अजीब लग रहा है तो ये बोल दो किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, कोई दिक्कत नहीं। किसी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उसके उस अपवहन वेग के बराबर होती है जो इकाई का मतलब 1, जो इकाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने से पैदा होती है। ठीक है, इकाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो जो उनका वेग प्राप्त हुआ वो गतिशीलता के बराबर होता है, ऐसा करके आप कहोगे। ठीक है, गतिशीलता निर्भर किस पे करती है? आवेशवाहक के आवेश पर, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर और विश्रांति काल पर। और गहराई में जाओगे, विश्रांति काल किस पर निर्भर करता है? तो विश्रांति काल देख लो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यूँ टकरा के आगे बढ़ गया। विश्रांति काल क्या होता है? 2 लगातार टक्करों के मध्य लिया गया समय। टक्करों के बीच में जो दूरी है उसको आप लैम्डा बोलते हो, औसत माध्य पथ। ठीक है, 2 लगातार टक्करों के बीच में दूरी जो चली गई है वो कहलाती है औसत माध्य पथ, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, तो इनके बीच में संबंध क्या है? समय, जिसको टाउ बोल रहे हैं अपन लोग, समय बराबर दूरी बटा चाल, और चाल का सूत्र क्या है? 3kT/m। तो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी कड़ी जुड़ती चली जाएगी और अंत में पता लगेगा आपको कि विश्रांति काल निर्भर कर रहा है परमाणु के मध्य दूरी पर और इलेक्ट्रॉन की चाल पर। इलेक्ट्रॉन की चाल निर्भर कर रही है तापमान पर। शॉर्टकट में बात करें, विश्रांति काल निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि लैम्डा डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। आपको पता होना चाहिए कि परमाणु के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कॉपर के परमाणु के बीच की दूरी कम होती है, एल्यूमिनियम के परमाणु के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इसीलिए तो एल्यूमिनियम हल्का होता है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ें। तो म्यू का मान निर्भर किस पे करता है? आवेशवाहक की आवेश और द्रव्यमान पर और टाउ पर, और टाउ निर्भर करता है, विश्रांति काल निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। ये तो निर्भरता की बात हो गई। ठीक है, जो आपके नोट्स में तो आपको केवल एक सेंटेंस याद रखना है, समझाना कोई नहीं है अपने को। कितनी अच्छी बात है, देखो फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री किसी भी साइंस में आपको समझाना नहीं होता है, आपको समझ करके केवल याद रखना होता है। आपके समझ में नहीं है तो आप केवल याद भी रख सकते हो और 90+% बना सकते हो, और समझ में आ जाए तो आपको वो याद रखने में आसानी रहती है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है जो अब रह गई है, और वो है कि गतिशीलता का महत्व क्या है। ओह, मैंने इसको मिटा दिया, गलती हो गई। गतिशीलता का महत्व क्या है? मतलब अपने बोलचाल की भाषा में कहें कि कोई पूछे कि भाई ये गतिशीलता होती क्या है, उसका आंसर है, सोचो एक बार, इस चेन को देख करके आपने क्या पाया? इस चेन को मैं दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ी सी मिट गई है। त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान, बल बराबर QE, और Q का मान कितना रखा? -E,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणावेश है। चलो जी, ये जो चेन है इसमें आपने, ये चेन बड़े काम की चीज़ है। आप अपने जो PDF नोट्स हैं ना उनके अंदर लिख लेना, कहीं कॉपी में नोट करें तो साइड में लिख लेना इस चेन को। मैं तो नहीं बना सकता क्योंकि ऐसे क्या बनाऊंगा मैं, अच्छा नहीं लगता। ये तो समझाते टाइम ही बनाएगा कोई भी टीचर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये चेन ही बता रही है कि आपने ये ये प्रयास है और ये परिणाम है। सेल जोड़ करके आपने धारा प्रवाह के लिए प्रयास किया है। सेल जोड़ने से जो विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ वो प्रयास है, और गति प्राप्त हुई, अपवन वेग प्राप्त हुआ। ये वेग कौन है? ये परिणाम है। ये एक इस नज़र से देखते हैं अपन लोग, परिणाम और प्रयास। ठीक है, ये कौन है? परिणाम। ये कौन है? प्रयास। सोचो कि अल्प प्रयास से उच्च परिणाम निकले, कम विद्युत क्षेत्र से बहुत ज़्यादा अपवन वेग प्राप्त हो जाए, तो आप इस प्रकार के कार्य को क्या बोलोगे कि आसान है। कम प्रयास से ज़्यादा परिणाम निकले, ऐसा काम होना आसान है। मतलब ये हुआ कि यदि किसी आवेशवाहक की, किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी आयन की, ठीक है, यदि गतिशीलता ज़्यादा है, का मतलब है कम विद्युत क्षेत्र में ही वो ज़्यादा उच्च वेग प्राप्त कर लेगा, ज़्यादा मात्रा की धारा आप बना पाएंगे उससे। ठीक है ना। ज़्यादा संख्या में कम संख्या का भाग लगता है। कैसी संख्या आती है? ज़्यादा संख्या आती है। म्यू का मान ज़्यादा है का मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर आवेशवाहक को चलाना आसान है। क्या लिखा है परिभाषा में? महत्व की बात। गतिशीलता का महत्व क्या होता है? गतिशीलता का मान किसी आवेशवाहक को कितना आसानी से चलाया जा सकता है धारा प्रवाह में विद्युत क्षेत्र के उपयोग द्वारा, कितना आसानी से चला सकते हैं, ये उस आसानी की माप है। म्यू का मान ज़्यादा का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को चलाने में आसानी ज़्यादा। नेक्स्ट, एक चलते चलते एक सूत्र, अभी तो एक सूत्र तो आएगी आपका, VD बराबर E टाउ अपॉन M इंटू E। ये तो सूत्र आपका काफ़ी मजबूत और काफ़ी काम का सूत्र आ गया आपका। ठीक है, एक और बात बना लेते हैं, इसी को अपन लोग ठीक ठाक कर लेते हैं यहीं पे। मैं ये कह रहा हूँ V अपॉन L, तो अजीब लगेगा। विभवांतर को V से दर्शा रहा हूँ इस चैप्टर में। डेल भी नहीं लगाना मेरे को, V लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बात नहीं, डेल मत लगाओ। पर नाम इसका भी विभवांतर ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। डेल आर क्या है? दो बिंदुओं के मध्य दूरी जिनके मध्य विभवांतर है, वो होता है डेल आर। उन दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। वो दो बिंदु कौन है? चालक के किनारे हैं। चालक के किनारों के बीच की दूरी को मैं यहाँ पे डेल आर न बोल के एल बोल रहा हूँ, चालक की लंबाई बोल रहा हूँ, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। डेल आर को मैं लिख रहा हूँ एल, चालक की लंबाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया? एक नया सूत्र और आ गया जो ये बता रहा है कि VD समानुपाती V। ठीक है ना। और ये आपके पहले से माइंड में है, ज़्यादा विभवांतर लगाओगे ज़्यादा वेग प्राप्त होगा। ठीक है ना। VD समानुपाती V, ज़्यादा प्रयास ज़्यादा परिणाम, इसमें कोई बात नहीं, ऐसा कभी उल्टा तो होता नहीं है। ठीक है, तो एक संबंध और आ गया। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है धारा और अपवान वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। धारा और अपवान वेग के बीच में संबंध। ठीक है, वापस वही चालक की बात करते हैं। एक चालक है, कॉपर का एक वायर है, L लंबाई है, उसका काट क्षेत्रफल है A। और उसको आपने
सेल से जोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन जो थे चल पड़े। सेल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को गति देना। कभी मत सोचना कि सेल इलेक्ट्रॉन पैदा करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं परिपथ के अंदर, चालक के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को कोई पैदा नहीं कर सकता, आवेश है वो तो अलग है ना। सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो ऊर्जा, अपनी ऊर्जा खर्च करके इलेक्ट्रॉनों को देता है, अपनी रासायनिक ऊर्जा खर्च के इलेक्ट्रॉनों को देता है। जब वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास पहुंच जाती है तो वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनों को ये धक्का मार रहा है, पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फिर चल पड़े। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन L लंबाई के चालक को यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और फिर ज़रूरत पड़ी तो आप तो वीडियो को पीछे करके देख लेना इस फोटो को, जब भी मैं कभी जिक्र करूं तो। अपने को धारा का सूत्र पता करना है बच्चों। धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय। कौन सा आवेश? जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिनको मैंने दर्शाया है यहाँ पे। इस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इस आवेश की मात्रा निकालते हैं। मान लो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या पता हो तो आ गया आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? E। N इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा? Ne। और ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो प्रवाहित हो रहे हैं, धारा प्रवाह में भाग ले रहे हैं। तो इनका आवेश कितना हुआ? Ne। लेकिन अपने को इनके इलेक्ट्रॉनों से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन घनत्व से मतलब है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का सूत्र होता है संख्या बटा आयतन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। अभी अभी अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था, उसका जिक्र किया था। और इस तार का आयतन कितना है? Al। आप सोचोगे आयतन तो मान लो ये बेलनाकार है, आयतन तो पाई आर स्क्वायर H होता है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह A है और ऊंचाई की जगह L है, Al। इससे आपने वज्र गुणा किया और n इस के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको आपने संख्या घनत्व के पदों में व्यक्त कर दिया, NaL। NaLT। L क्या? तार को पूछो भाई तेरी L क्या है, वो बोलेगा मेरी लंबाई है। जरा मुक्त इलेक्ट्रॉन को पूछो कि L क्या है, वो बोलेगा मेरे पथ की लंबाई है। वो काहे को जानेगा? तार है, तार की लंबाई। तार को पूछो तो तार बोलेगा मेरी लंबाई। मुक्त इलेक्ट्रॉन को पूछोगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक चल के जाना पड़ रहा है। और ये T क्या है? उस पथ को तय करने में, तार में से गुजर के जाने में लगा समय है, आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय है तार के अंदर से। ये दूरी और ये समय क्या होगा? वेग। Na ये आ गया धारा और अपवन वेग में संबंध। क्या आ गया? I बराबर NeAVD। I और VD के मध्य संबंध आ गया। ठीक है, ओके। जरा इस सूत्र को, इन सबको तो हटा दो। इस सूत्र से अपन लोग VD के वैल्यू का अनुमान लगाते हैं। VD का जो वैल्यू है, अपवन वेग का जो वैल्यू है, उसका आकलन करते हैं कि होता कितना है। VD का सूत्र क्या आया? इनमें जो भी आपकी मर्जी पड़े वो वैल्यू रख दो, पर वो थोड़े थोड़े जो है सही होने चाहिए। अपने घर में आमतौर पे जो उपकरण हैं उनमें धारा कितनी बहती है? तो कोई एक उपकरण पकड़ो, जैसे फ्रिज। पहली बात तो देखो, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य का सूत्र होता है आवेश गुणा विभवांतर। ये सूत्र कब पढ़ा? कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, विभव के चैप्टर में। और आवेश बटा समय क्या होता है? धारा। मेरे को जानना है धारा का मान।
अपने घर में कोई भी उपकरण है उसमें धारा को उसमें कितनी धारा बहती है जानने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, उसकी शक्ति को आप जो है विभवांतर से डिवाइड कर दो। विभवांतर तो सबको पता है, अपने घरों में जो बिजली आ रही है वो 220 वोल्ट की होती है, इससे कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, सरकार ने फिक्स कर रखी है, ठीक है ना। सैकड़ों साल से पूरे भारत में ये बिजली सप्लाई होती है 220 वोल्ट घरों में, ठीक है। शक्ति कितनी है, वो आपको फ्रिज की शक्ति 220 वाट है, तो आपकी जो ट्यूबलाइट है वो 40 वाट की होती है। आजकल एलईडी की ट्यूबलाइट चल गई, वो 10-10 वाट की होती हैं। तो कौन सा उपकरण कितने वाट का होगा वो तो उस उपकरण के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपके तो फ्रिज में फ्रिज परिपथ से कितनी धारा खींचता है 1 एम्पियर, यदि वो 220 वाट का है तो, ठीक है। और गीजर जो लगा होता है खूब धारा खाता है बच्चों, वो 2200 वाट का होता है, यह है तो 10 एम्पियर की बिजली 10 एम्पियर की धारा खींचेगा वो गीजर, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है आपके घर में, ठीक है। चलो अपन लोग नॉर्मल बात करते हैं। फ्रिज 1 एम्पियर, ठीक है, और पंखा आधा एम्पियर। हो सकता है पंखा 110 वाट का हो, तो आप टेंशन मत लो, आप तो 1 रख दो। n का मान कितना है 10 की घात 29 और e का मान कितना है, ये क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, जो तार है तार का काट का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप सोचोगे भी कितना होता है, तो रिफिल से भी बारीक होता है, तो एक बार रिफिल को माप लो, उससे थोड़ा और बारीक ले लो, तो काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर अपने आमतौर पे जो तार होते हैं घरेलू वायरिंग के अंदर, उसका काट क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करें, क्या लग रहा है आपको, इतना कम? सोचो इतना कम, आप कोई भी देख करके इसको कहेगा इतना कम, ठीक है। चलो ये मान लो, आपको मालूम है इस चाल से 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर दूरी को तय करने में टाइम कितना लगेगा, 10 की घात 4 सेकंड, लगभग 10,000, मतलब 10,000 सेकंड, लगभग 3 घंटे। इतनी सी दूरी, 1 मीटर की दूरी तय करने में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को, जो धारा प्रवाह में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसको तय करने में लग रहा है 3 घंटे 1 मीटर की दूरी तय करने में। जबकि आपका स्विच बोर्ड से लेकर के और ट्यूबलाइट तक या पंखे तक की जो दूरी है वो तो 3-4 मीटर होती है, तो स्विच से लेकर के और ट्यूबलाइट तक मुक्त इलेक्ट्रॉन जाने में ही 10 घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए। तो क्या स्विच ऑन करने के बाद में 5 घंटे बाद में ट्यूबलाइट जलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। सुनो ध्यान से, ये कौन बल्ब है, ये क्या है, कुंजी स्विच, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कतार खड़ी है। कुंजी कैसी अवस्था में अभी, ऑफ। ये इलेक्ट्रॉनों की कतार इस बल्ब के अंदर भी है, पूरे परिपथ में फैले हुए इलेक्ट्रॉन इंतज़ार कर रहे हैं स्विच का ऑन होने का, और इंतज़ार होकर के ऐसे खड़े खड़े इंतज़ार नहीं कर रहे, कंपन कर रहे हैं। वो तो ताप के कारण हमेशा करते रहते हैं, ठीक है ना, तापमान के कारण हमेशा कंपन करते रहते हैं। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये ऑन कर दिया, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया और इलेक्ट्रॉन चल पड़े, ये वाला इलेक्ट्रॉन
बल्ब तक पहुंचने में मान लिया कि 2-4 घंटे लगाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर बल्ब कब जलेगा? बल्ब में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चल पड़ेगा तो बल्ब जल पड़ेगा। जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जिनको मैं रेड वाला निशान लगा रहा हूँ, कौन से? उपकरण में मौजूद इलेक्ट्रॉन, जब वो चल पड़ेंगे तब बल्ब काम करने लगेगा, प्रकाश देगा। फैन है तो फैन चल पड़ेगा। आप वो कहोगे ये कब चलेंगे? स्विच ऑन करने के तुरंत बाद सारे परिपथ के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चल पड़ेंगे। जैसे स्विच ऑन किया, संपूर्ण परिपथ के अंदर वो विद्युत क्षेत्र नाम का प्रभाव फैल जाएगा। विद्युत क्षेत्र को फैलने में तो टाइम नहीं लगता। विद्युत क्षेत्र के फैलने की स्पीड क्या है? विद्युत क्षेत्र के फैलने की स्पीड तो नोट्स में क्या दिख रही है? इतने भयंकर है। विद्युत क्षेत्र के फैलने की स्पीड तो प्रकाश का वेग होता है। विद्युत क्षेत्र तो प्रकाश के वेग से फैलेगा। जैसे स्विच ऑन किया, इस सेल के द्वारा पैदा किया गया विद्युत क्षेत्र इस पूरी लाइन के अंदर प्रकाश के वेग से फैलेगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पहुँचेगा, बल्ब जल पड़ेगा, बल्ब के इलेक्ट्रॉन चल पड़ेंगे, बल्ब जलने लग जाएगा, बल्ब काम करने लग जाएगा। तो और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो बल्ब में पहुंचने का वेट कर रहा है, ये तो 3-4 घंटे बाद में बल्ब में पहुंचेगा। अपने को उस इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सूत्र आपका प्राप्त हुआ और अपन ने ये बात सीख ली कि अपवन वेग बहुत ही कम होता है और तापीय वेग बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके पास में 2 सूत्र हैं। एक तो ये रहा Vd बराबर ई टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल। एक है I बराबर एन ई ए वी डी। ये शुरू से लेकर के आज तक के पूरी कमाई अपने यहाँ सामने रख दी। इतना कमाया अपन ने अभी तक। ये Vd का मान यहाँ रख दो तो क्या आ गया? एन ई ए वी डी का मान ई टाउ अपॉन एम वी अपॉन एल। इकट्ठा करें। इकट्ठा करने से पहले एक काम करें, आप तो इस पूरी सामग्री को इधर ले जाओ, उधर विभवांतर को छोड़ो और पूरा इधर ले जाओ, धारा की तरफ ले आओ। बोलिए। M ऊपर, L ऊपर, N नीचे, धारा की तरफ नीचे, E और E स्क्वायर, A नीचे, टाउ नीचे, ठीक है। ऐसा सूत्र आपने पहले देखा है कभी जिंदगी में तो आपको एकदम से याद आएगा, अरे ये तो V बराबर आर आई। आपको पहचान में कौन आया? ये कौन है ब्रैकेट में? R। V बराबर आर आई। यहाँ पे आपका एक खुलासा हुआ, एक राज का खुलासा हुआ कि R का सूत्र भी होता है। हाँ, ये रहा R का सूत्र, R बराबर M अपॉन L अपॉन A। ये R का सूत्र है बच्चों। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 10th क्लास में हमने तो R का सूत्र ये पढ़ा था। तो ये जो है ब्रैकेट में, यही तो है वो रो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। तो आज नए खुलासे हुए कि जिसको आप सोचते थे कि इसका कोई सूत्र नहीं होता और होता तो ये होता है, उसका डिटेल में सूत्र आज आपको पता पड़ गया और यहाँ तक कि उसके सूत्र को आपने बनते हुए देखा है, ठीक है ना। यहाँ से आप R बराबर बोल रहे हो V ओपन आई। ये सूत्र क्या काम आएगा? एक तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम आ सकता है। आपको कोई तार दिया गया, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपने वोल्टमीटर से विभवांतर ज्ञात करो, अमीटर से धारा ज्ञात करो और प्रतिरोध का मान आ जाएगा, ठीक है ना। ये सूत्र आपको प्रतिरोध को परिभाषित करने के काम आ रहा है, ठीक है। प्रतिरोध का मतलब समझ में आपको बता रहा है। क्या
हमेशा की तरह वही नीचे वाले पद को आप इकाई कह दो कि ठीक है, यदि आप क्या बोलोगे, यदि I का मान 1 तो R बराबर V। तो ये एक फॉर्मेलिटी वाली परिभाषा है जिसको आप कह सकते हो कि भाई I का मान 1 रखोगे तो R का मान भी आएगा आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है। आप इसको शब्दों में इसको कन्वर्ट करो तो बड़ी बात है कि किसी भी तार का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस विभवांतर के बराबर है जो उस चालक में इकाई धारा उत्पन्न कर दे, इकाई धारा प्रवाहित करवा दे। ठीक है, लेकिन अपने को इसका महत्व भी बताना होता है कि प्रतिरोध का महत्व क्या है, धारा के प्रवाह में अवरोध डालना। ठीक है ना, ये बात तो अपनी परिभाषा में जरूर बतानी चाहिए। इधर आकर के देखें कि प्रतिरोध का ये सूत्र आपको क्या दे रहा है। प्रतिरोध का ये सूत्र ये बता रहा है कि प्रतिरोध का मान किस किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई, चालक का काट क्षेत्रफल और इन लोगों पे, इनमें बहुत सारी भीड़ है। इस भीड़ के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि इनमें पदार्थ और तापमान पर निर्भर करने वाले लोग हैं। ठीक है, इन सब को इकट्ठा करके क्या बोला इस ब्रैकेट को, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता का सूत्र क्या है, ठीक है, m/n² टाउ को आपने क्या बोला, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मान किस पर निर्भर करता है, n और टाउ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश ये तो फिक्स है, इन पर तो कह नहीं सकते कि निर्भर करता है। ठीक है, n किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। n किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। कैसे, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, धातुओं में भी चांदी का सबसे ज़्यादा होता है, नेक्स्ट कॉपर का होता है, उससे कम एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है ना, और काफ़ी बाद में नंबर आता है लोहे का। धातुओं में n का मान सबसे ज़्यादा, अर्धचालक जिसके उदाहरण हैं सिलिकॉन, कॉपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन, अर्धचालकों में उनसे कम होता है, और कुचालकों में इसका मान और भी कम होता है। तो मतलब n का मान पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, तापमान पे कैसे करता है, ज़्यादा तापमान होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, परमाणु को छोड़ छोड़ करके ज़्यादा भागेंगे ऊर्जा पा करके, तापमान की ऊर्जा पा करके। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तापमान के कारण होते हैं, तापीय ऊर्जा के कारण होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु को छोड़ करके भागे होते हैं, उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, तापमान की ऊर्जा होती है। तो तापमान बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। ओके, टाउ का मान किस पर निर्भर करता है, तो आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया, वही टाउ का मान आपने अभी अभी देख लिया इससे पिछले टॉपिक में गतिशीलता वाले में, कि टाउ का मान भी तापमान और पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों का मान दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, बस आपको तो केवल ये देखना है कि तापमान पर बात करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक एक आएगा डिटेल में, कि तापमान बढ़ाने पर n का मान बढ़ता है कम होता है, टाउ का मान बढ़ता है कम होता है। एक चीज़ ध्यान में रखो, फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं कि यदि आपको मात्रक बनाना पड़े तो ये सूत्र काम में आएगा, वोल्ट बटा एम्पियर, जिसको आप शॉर्ट में ओम भी बोल देते हो। इसका मात्रक बनाना पड़े, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका सूत्र बनाए मात्रक और परिभाषा बनाने के लिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल मीटर, कैंसिल करो, ओम गुणा मीटर। रो का मात्रक आ गया। यदि रो की को परिभाषा करनी है, वही हमेशा की एक फॉर्मेलिटी वाली बात, रो को परिभाषित करना है, आप क्या करोगे, सबको एक को छोड़ के सबको बोल दो 1 1 1, और फिर इस बात को स्टाइल में अच्छे तरीके से शब्दों में कन्वर्ट कर दो। क्या, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ से बने हुए एक घनाभ के प्रतिरोध के बराबर होती है, जिस घनाभ का लंबाई इकाई तथा काट क्षेत्रफल भी इकाई हो। ठीक है, एक घनाकार, जिसको शुरुआत में तो आप घनाभ कह दो, कोई दिक्कत नहीं, घनाभ और घनाभ घन एक ही बात। तो ऐसा करके आपने एक फॉर्मेलिटी करिए।
लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्रतिरोधकता का महत्व क्या है। किसी पदार्थ द्वारा धारा प्रवाह में जो अवरोध करने की प्रवृत्ति होती है उसको अपन लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग अगला टॉपिक करेंगे। अभी के लिए अपन लोग इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को आप देखो, अपने फ्रेंड्स को अपने को उनमें शेयर करो, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि आप भी सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाओ, सबको फ़ायदा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए जयराम जी की बाय बाय।